हाँ जी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों का क्विज़ होगा क्लास में, ड्यूरिंग द क्लास ही आप लोगों का क्विज़ लूँगी मैं। और उसमें ये होगा कि आप लोगों का क्विज़ मैं एलएमएस पे अपलोड करूँगी। मेक श्योर आप सब लोगों का एलएमएस काम कर रहा हो, ठीक है? प्लीज़ ये मत कीजिएगा बिकॉज़ इट्स 5th और 6th वीक, तो ये मत कीजिएगा कि आप लोग मुझे कहें कि जी अच्छा हमारा एलएमएस नहीं चल रहा या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या आईडी ब्लॉक है या इस तरह का कोई भी इश्यू ना रखिएगा बिकॉज़ यू हैव 1 वीक टू गो। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज़ होगा, एलएमएस पे अपलोड होगा, ठीक है? आप वहीं पे उसको सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को सॉल्व करने की, उसको अपलोड करने की 2 ऑप्शंस दूँगी। लेट्स सपोज़ आप एक दफ़ा उसको सॉल्व करके अपलोड करते हैं और आपको लगता है कि नहीं जी मैंने कुछ क्वेश्चन्स जो हैं वो मेरे गलत शो हो रहे हैं क्योंकि वो आपको उसी वक़्त ऑटोमैटिकली चेक करके भी रिज़ल्ट दे देता है ना आपका एलएमएस जो है कि जी आपने ये स्कोर किया। इन केस आपको लगे कि नहीं इसमें कोई क्वेश्चन मैं ठीक कर सकती थी या कर सकता था, तो आप उसको री-अटेम्प्ट कर सकते हैं एक दफ़ा। मैं 2 की ऑप्शन देती होती हूँ हमेशा, ठीक है? तो आप जैसे ही उसको अपलोड करेंगे, आपको उसके साथ ही फ़ौरन आपके मार्क्स पता चल जाएँगे। एमसीक्यूज़ की फ़ॉर्म में होगा आपका, मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन्स होंगे। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, ट्रू, फॉल्स और ऑप्शंस जो हैं ये सारे आपको दे दिए जाएँगे, ठीक है? लेट्स सपोज़ अगर ट्रू फॉल्स भी होता है तो ए वुड बी ट्रू, बी वुड बी फॉल्स, उसमें से एक आपने चूज़ करना होगा और अगर फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है तो उसमें आपको ऑप्शन नीचे दी हुई होगी चूज़ करने की, ठीक है? किसी को भी अगर कोई इश्यू है एलएमएस के हवाले से, तो काइंडली उसको ज़रूर रिज़ॉल्व कीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करके और मैं थोड़ी-सी क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी-सी नहीं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, तो इसलिए प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा ताकि मैं मेरे पास इस तरह के इश्यूज़ ना आएँ कि मैम हम एलएमएस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है? मैम, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आई प्रे कि आपकी मदर जल्दी घर वापस आ जाएं। और आमीन, थैंक यू। सेकेंडली मैम, ये जो मिड टर्म होगा ये कितने मार्क्स का आप रखेंगे? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी सब टीचर्स ने अपने अपने एवरेज रखी हुई थी इसकी। अच्छा, उमर मेरे पास ना आपका मिड टर्म आया हुआ है जो मैंने अप्रूव करके दिया था ना, उसकी मेरे पास मार्किंग आई हुई है कि मैंने कितने का रखना है वो, तो वो मैं आपको बिफ़ोर हैंड बता दूँगी लेकिन ज़्यादा वेटेज आपको पता है फाइनल्स की होती है। ओके मैम। इफ आई ओपन माय ईमेल तो मैं आपको अभी बता सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे कब से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? मैंने अभी ज्वाइन की क्लास अभी। अच्छा, पहले तो उमर जो आप पूछ रहे थे आपका मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 25 टू 30 मार्क्स का है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है और जो आपके मिड टर्म की डेट आई हुई है मेरे पास क्योंकि मैंने बस ऐसे सरसरी सी ईमेल ही देखी थी। अभी हाँ जी, टेंटेटिव डेट जो मेरे पास आ रही है आपकी वो 26 अप्रैल से 30th अप्रैल 2021 की आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ़ टेंटेटिव डेट है यानी कि इन इन डेज़ में इस वीक में आप लोगों का मिड टर्म होगा लेकिन अब भी आप लोगों का मतलब डे ऑब्वियसली अगर हमारी क्लास मंडे को होती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर भी मंडे को ही होगा। मैम ये मिर्स हमारे कैंपस में होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल कि जो इस वक़्त सिचुएशन है कोविड की वैसे उसके हवाले से मुझे तो अभी कुछ ऐसी ईमेल नहीं आई, लेकिन जो जी। सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन ही होगा बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एट ऑल। आई कैन नॉट से एनीथिंग मुझे जस्ट एक टेंटेटिव ईमेल आई हुई है बिकॉज़ आई हैव टू सबमिट योर क्वेश्चन पेपर तो उसके रिगार्ड में मुझे ईमेल आई हुई है। जी, थैंक यू ठीक है? मैम। तो जी। एक तो मैंने आप लोगों को क्विज़ का बता दिया, पेपर का बता दिया, असाइनमेंट्स आप लोगों की इंशाल्लाह इस वीक में आप लोगों को ज़रूर मिल जाएँगी, दोनों मैं अपलोड कर लूँगी, फिर किसी की भी किस्म की आपकी कोई क्वेरी हो, आप पूछना चाह रहे हो, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह विल गो थ्रू द मिड टर्म्स।
ठीक है जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है आज का और बहुत इजी सा भी है। ठीक है जी। जी, तो सबको नजर आ रहा है स्क्रीन शेयर? यस मैम। ओके जी, सो हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स डू वी हैव? 32 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा जी, प्लीज बाकी भी सब लोग ज्वाइन कर लें। एक दफा मैसेज कर दें ग्रुप पे कि सब लोग ज्वाइन कर लें बिकॉज अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपके 2 चैप्टर्स और हैं जो मैं मिड टर्म तक कवर करती हूँ ना, एंड वी हैव 2 वीक्स एज वेल। तो हम एक आपका क्विज लेंगे और उसके साथ वो दोनों चैप्टर्स जो हैं वो उनको कवर कर लेंगे। ठीक है? अच्छा जी, इट्स चैप्टर नंबर 4 बेसिकली, और 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 4 एंड द टाइटल इज कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, कीज टू सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा जी, अब आपको पता है की इज समथिंग जिसकी वजह से कोई भी चीज वर्क करती है, काम करती है, ओपन होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, उसको जो है वो ऑब्वियसली की कहा जाता है, एंड की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट एनीथिंग। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जी सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं वो है कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करना कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है, कितनी है, किसमें कितनी चाहिए, कितनी नहीं है। कॉम्पिटेंसी का थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है, एंड आई एम श्योर काफी लोगों को पता है बिकॉज हम इसको डिस्कस भी बहुत कर चुके हैं कि कॉम्पिटेंसी क्या चीज होती है। और जी सेकंड है वैल्यूज। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, वैल्यूज को भी हम आगे अभी जाके क्लियर करेंगे कि वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि कॉम्पिटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है तो जी सैयद अली। जी सलाम को मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कॉम्पिटेंसीज असल में ये किसी भी कोई पर्सन है उसकी कोई स्पेशल स्किल है उसके पास, या किसी जी स्किल में वो एक्सेल है, तो वो कॉम्पिटेंसी हम उसको कंसीडर करेंगे उस बंदे की। ठीक है, एक पार्ट आपने बिल्कुल सही बताया, स्किल कॉम्पिटेंसी का पार्ट होता है, बिल्कुल सही। लेकिन स्किल एक पार्ट होता है, 2 और पार्ट्स हैं कॉम्पिटेंसी के जिनसे मिलके कॉम्पिटेंसी बनती है बेसिकली। जी उमर ताहिर। अस्सलाम। उमर ताहिर जी, उमर आप बताइएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता सबसे लास्ट देन। मैम स्किल्स के साथ आपकी एबिलिटी टू डू दैट वर्क, कि आप किस पेस पे वो काम कर सकते हो, वो भी ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, स्किल्स एंड एबिलिटीज। हसन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? कैसी है आपकी तबीयत? अल्लाह का शुक्र। मैम बेसिकली कॉम्पिटेंसी होती है, अगर इसका सक्सेशन में और जो मैनेजमेंट में मीन लिया जाए तो उसका ये मीनिंग होता है एलिजिबल टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड सर्टेन थिंग्स। ठीक है, टू परफॉर्म सर्टेन ही इज अ टास्क। कॉम्पिटेंट पर्सन कि वो सर्टेन टास्क को वर्क को जो है वो प्रॉपर टाइम में कर सकता है। अच्छा सही, ठीक है। और एनीवन एल्स जिन्होंने रेस हैंड रेस मैम किए हुए मैं थे? बताऊं? यस जी मैम। प्लीज। मैम मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंसी स्किल्स को भी कहते हैं कि मतलब कि जो हमारे अंदर एबिलिटी और काबिलियत होती है, और उसके अलावा नॉलेज उस उन स्किल्स का, और उनको सॉल्व करने का, उसको आगे करने का तरीका जो होता है, ये सारा कुछ कॉम्पिटेंसी के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सही जी, डिफरेंट, अभी एबिलिटी की बात हुई, फिर स्किल की बात हुई, फिर फाइनली नॉलेज की भी बात हो गई। और एनीवन एल्स? मैम जी अभी हसन ने कहा कि इन्होंने एक सर्टन टास्क के लिए, लेकिन कॉम्पिटेंसी में तो आपकी जनरल एप्टीट्यूड भी आता है, आपका बिहेवियर भी आता है। जी, लेकिन किसी टास्क को भी परफॉर्म करने के लिए अगर आपकी कोई एबिलिटी और नॉलेज है
तो वो भी आपकी कॉम्पिटेंसी ही समझी जाती है। ओके मैम। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा जी, और कोई बताना चाह रहा है? मैम मैम हम मैं इसमें जी मैम इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं कि लाइक आप कितने इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक काम को कवर करते हो, कंप्लीट करते हो। हाँ जी, टू सम एक्सटेंट इसमें बिल्कुल अच्छा, कॉम्पिटेंसी जो होती है ना, बेसिकली मैं बता ही देती हूँ। आपने हमेशा याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको बार बार इसकी सोशल साइंस अगर आप पढ़ते हैं, एचआर पढ़ते हैं इसका सब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी का वर्ड आपकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में एचआर रिलेटेड या सोशल साइंसेज रिलेटेड में बार बार रिपीट होगा। और कॉम्पिटेंसी होती है KSA, ठीक है, नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, नॉलेज वो होता है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल थ्रू आउट जितना भी आपने हासिल किया होता है, उसमें आपका एजुकेशन आ जाता है, आपका बैकग्राउंड आ जाता है, जितना भी जो भी चीज आपके माइंड में अवेलेबल होती है वो आपका नॉलेज होता है। फिर जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी स्किल हो जाती है। और एबिलिटी कहते हैं द एक्सटेंट, फ्यूचर रिलेटेड हो जाती है थोड़ी एबिलिटी, और उस एक्सटेंट को कहते हैं जितना आप में पोटेंशियल होता है किसी चीज को करने का। ठीक है, तो द सेट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज कंबाइन मेक्स अ कॉम्पिटेंसी, एंड अ पर्सन who has a specific set of KSA is competent enough to perform that task, जिसकी हसन बात कर रहे थे। ठीक है जी, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि कॉम्पिटेंसी क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं भी इन क्विज और इन पेपर, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि SPM जो है हमारा, यानी सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है, उसकी की है कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली जब आप किसी भी एम्प्लॉय के अंदर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस बंदे में नॉलेज कितना है, स्किल कितनी है और इसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, मजीद किसी काम को परफॉर्म करने की, दैट मीन उसी बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ईदर दिस पर्सन कुड बी अ सक्सेसर टू द नेक्स्ट पोजीशन और नॉट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करना इतना आसान भी नहीं होता ना, ठीक है, डिग्री से आपको पता मैम चल जाता है। जी मैम इसमें हम लोग ये भी तो कह सकते हैं पैशन टुवर्ड्स वर्क, कि अपने वर्क के साथ वो कितने पैशनेट है। अब देखिए, पैशन जो है ना वो थोड़ी ऐसी चीज होती है जिसको आप इतना इजीली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका नॉलेज स्किल है ना उसको आप थोड़ा सा मैयर कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आपके पास एक डिग्री है तो उससे पता चलता है कि अच्छा जी आपका, अगर आप HR में जॉब कर रहे हैं और आपके पास मास्टर्स ऑफ HR की डिग्री है, तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा जी आपके पास नॉलेज है HR का। ठीक है, फिर अगर आपने अच्छी तरह से एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप HR का, हायरिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर रहे हैं, सारे प्रोसीजर्स आपको पता है, एक्सपीरियंस है, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा जी ये HR का बंदा जो है ये हाईली स्किल्ड है। ठीक है, ये अपने इसको इसको अपना जो HR का नॉलेज है उसको स्किल की फॉर्म में अप्लाई करना आता है। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि अच्छा जी इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, एंड ही कुड बी एट द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स और समथिंग एल्स, तो फिर हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैज द एबिलिटी टू बी प्रमोटेड टू सम स्पेसिफिक पोस्ट। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों चीजों से मिलके आपकी कॉम्पिटेंसी डिफाइन होती है। अच्छा जी, फिर आती है, हम थोड़ा सा हम चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में आप मुझे बताएंगे, अगर आपने कभी सुना हो वैल्यूज एंड एथिक्स। जी उसवा। मैम बेसिकली ये हमें बता रहा होता है कि हमारे लिए क्या, एक एम्प्लॉय के लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है और उसके लिए क्या चीज़ मैटर करती है, आपके जो कल्चर है और उसके अकॉर्डिंगली, उसके बिलीव्स के अकॉर्डिंग।
बिल्कुल सही। और एनीवन एल्स? वैल्यूज क्या होती हैं जी, राहत? मैम हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये आपके पर्सनल बिलीव्स होते हैं। इसमें आपने एक बाउंड्री, एक लाइन खींची होती है जिसमें आप मतलब डिसाइड मतलब कि आपने अलाइन किया होता है अपने आप को कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, ये क्या गलत है, व्हाट वेरी इज गुड। राइट एंड व्हाट बिल्कुल इज रॉन्ग। बिल्कुल सही। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, वैल्यूज यही होती हैं, आपके पर्सनल बिलीव्स होते हैं। शेयर्ड वैल्यूज भी होती हैं जो कि आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आप लोगों से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर लूँ। और एनीवन एल्स? वैल्यूज किसको कहते हैं जी? जी उमर? मैम वैल्यूज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, बिकॉज ये उनके अपने बनाए हुए रूल्स होते हैं कि मुझे इस तरह ये चीज़ नहीं करनी। बट एथिक्स हम्म जो होते हैं वो शेयर्ड वैल्यूज, जिस तरह आप बात करती हैं कि वो पूरी सोसाइटी के एक ही होते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। बिल्कुल बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। कि वैल्यूज जो होती हैं वो समटाइम्स देखिए, जैसे फैमिली टू फैमिली वैल्यूज वेरी करती हैं। ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज वेरी करती हैं। ठीक है कि अच्छा जी हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए ये गलत है। एथिक्स जो है वो राइट और रॉन्ग में चला जाता है कि जी ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जब आप कहते हैं ना कि आपने बहुत ही अनएथिकल बिहेव किया है या आपका बहुत अनएथिकल आंसर है ये, तो उसका मतलब होता है कि आपने बड़ा गलत जवाब दिया है। ये सोसाइटी वाइज या एक जो हमारी एक जो शेयर्ड हमारी एक वैल्यूज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो अनएथिकल हो जाता है। अच्छा जी, आई होप कॉम्पिटेंसी एंड वैल्यू। अच्छा, अब हम क्यों बात कर रहे हैं? आप लोगों ने सोचा जरा ये चैप्टर की टू सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्यों है? वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। हम सक्सेशन प्लानिंग में किन दो चीजों की बात करते हैं? एक तो हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। ठीक है कि अच्छा जी जो बंदा है उसको कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए। उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, जैसा कि अभी हमारे एक स्टूडेंट ने भी कहा। उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। ये सारी चीजें तो आ जाती हैं सक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी है वो है वैल्यूज क्लैरिफिकेशन। व्हाई वैल्यू क्लैरिफिकेशन? इस बारे में आप लोग कुछ सोच के जवाब दे सकते हैं कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि उसको कॉम्पिटेंसी के साथ रखा गया और ये कहा गया कि ये दोनों मिला के की बनती हैं एसपीएम की। मैम अभी कुछ क्लासेस पहले आप ही की लेक्चर में बात हो रही थी कि एक हेड को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो एक ड्रिंक करता था। तो हम्म इसलिए हटाया गया कि वो कोई भी डिसीजन हो सकता है, वो किसी टाइम ड्रिंक अपनी उसमें हो, ड्रिंक उसमें हो, तो वो हम्म, उसमें वो डिसीजन ले और वो डिसीजन गलत हो जाए। तो बिल्कुल वैल्यूज सही। हमारी कंपनी की यही है। वेरी राइटली आंसर्ड जी। उसवा आप भी बताइएगा। मैम जैसे हमारी कंपनी में जो वैल्यूज है ना वो है एक्सीलेंस, इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट वगैरह। अब अगर एक बंदा लीडरशिप पोजीशन के लिए जा रहा है और अगर उसके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है और हम्म वो आपकी कंपनी के अंदर टीम वर्क को और इस तरह की चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहा, तो वो फिर आपके लिए एक मसला बनता है फॉर लॉन्ग रन। बिल्कुल सही जी। हसन? मैम बेसिकली आपकी जो वैल्यूज होती हैं, एक्शन टू बिलीव, राइट एंड रॉन्ग होता है। तो अगर हम्म आपकी जो की पे पोजीशंस के ऊपर पर्सन होते हैं जिन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, अगर उनके पास वैल्यूज के अगर उनकी ना चेक की जाए, तो जैसे कि बहुत सारे मैम आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं जिससे आपकी वैल्यू आइडेंटिफाइड हो। जैसे कि एक बहुत मैम सिंपल वर्ड है कि नाइफ। अगर एक बंदा आप इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहा है कि नाइफ से एक सेंटेंस क्रिएट करें, तो एक हम्म आदमी कहता है कि आई कट द एप्पल फ्रॉम नाइफ। तो इससे मतलब है उसकी पॉजिटिव अप्रोच है, वो पॉजिटिव वैल्यूज का मालिक है। और एक सम पर्सन वाज इंस्टेंट मेक अ सेंटेंस कि आई किल अ पर्सन फ्रॉम अ नाइफ या आई शूट अ पर्सन फ्रॉम अ गन, अगर यह सेंटेंस है तो। या एक हाँ कहता है कि आई यूज गन फॉर प्रोटेक्शन। तो मैम बहुत सारे जो होते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ऐसे, जिससे आप लोगों की वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वैल्यूज की क्लेरिफिकेशन आपको मिल सकती है। ठीक है। ये जो आपने जितनी भी सारी बातें बताई ये बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, जिन आप तीनों लोगों ने जो आंसर किया। लेकिन ये सक्सेशन प्लानिंग की कैसे है? यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे सोच के बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्लैरिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है?
मैम जब तक वैल्यू जो है वो क्लैरिफाइड नहीं होंगी तब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन के हाँ, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर करने में आसानी हो कि हाउ वैल्यू क्लैरिफिकेशन कैन बी सो इम्पोर्टेंटली लिंक्ड विद सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मैम बिकॉज वी वांट टू फाइंड द राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। अगर हमें अपने पास राइट पर्सन चाहिए तो जिस बंदे के पास सक्सेशन में वैल्यूज होंगी वही कंपनी को जो है वो एज अ एथिक अप्रोच या एथिक कोड वही पर्सन कंपनी को अच्छे तरीके से रन कर सकेगा। तो अगर इसका इनकी वैल्यूज, इनके पर्पस, इनके मोटिव आइडेंटिफाइड हो जाएंगे तो वैल्यू एक दफा क्लैरिफाइड हो जाएंगी सक्सेशन प्लानिंग के अंदर कि हमें अपनी कंपनी में हमें अपने एम्प्लॉय से क्या चीजें चाहिए और उसमें क्या वैल्यूज होने चाहिए। जैसे कि आपसे एथिक्स का भी कुछ मैम कोई साइन करवाया जाता है बड़ी कंपनीज के अंदर कुछ जॉब से रिलेटेड के आप फलाने एथिकल कोड्स होते हैं। आई वाज नॉट कम्प्लीटली, मेरा थोड़ा सा फीवर ऐसे मैं कम्प्लीटली उसको आंसर नहीं कर पा रहा बट इट ओहो। वाज लाइक दैट। ठीक है हसन, क्यों आपको टेम्परेचर है? डिड यू चेक योरसेल्फ? मैम बस आज जो है मॉर्निंग में जो है ना थोड़े से मे भी थोड़ा सा ना गले में दर्द हो रहा है। आई होप कि कुछ नेगेटिव ना हो बट अभी तक पॉजिटिव ही हूँ। चलें, विश यू ऑल द इंशाल्लाह होप सो बेस्ट। कि कुछ स्वेयर नहीं होगा। Exactly, must be. Everyone should be very careful about it because I'm just going through it, and I cannot tell you the way I have seen my mother. Okay, how worse it can be. Not for young people like you, but ये है कि elderly के लिए काफी dangerous बात है, लेकिन मैम may Allah. एक्चुअली ना हम लोगों में डर बहुत ज्यादा बट मेरे खुद में बहुत ज्यादा जो है ना वो है और इस वक्त सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। मेरे मामू हाँ, की फैमिली है तकरीबन 17 to 18 पीपल, मेरे कजन्स वगैरह वो सारे कोरोना से जो है वो पूरी फैमिली को ओहो, ही कोरोना हो चुका है। तो वो अब इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि मतलब हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं। अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा चाहिए था कि टाइम पे चीजें कर लेती, टाइम पे हम सबको वैक्सीनेटेड कर लेती। अब तकरीबन अब जानने वाले फ्रेंड्स में सर्कल्स में बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा है। खुद अपने घर में डर लगता है कि मतलब मैं खुद 2 दिन से अब कमरे से नहीं निकल रहा, मैं अपने आप को कमरे के अंदर ही जो है वो अकोमोडेट कर रहा हूँ। तो मैम सिचुएशन किसी भी सूरत जो है ना वो कहीं पे भी जा सकती है। अब अब अगर इस चीज को देखें ना तो मतलब हमारी सोसाइटी ओवरऑल जो है ना मैम खुद लापरवाही और केयर का नतीजा है हमारी सोसाइटी का। हम बाहर निकलते हैं या कुछ करते हैं, लोग पहले तो मैम लोग हाथ मिलाए ना ना मिलाए पर अब मैंने देखा है कि लोग ज्यादा हाँ, फोर्स कर रहे exactly, होते हैं that's right. But हसन, ज्यादा ये सिर्फ यहाँ जी, आई एम सॉरी, मेरी तरफ साइड से शायद कोई इशू था। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. अच्छा जी, आई एम सॉरी। आई थिंक क्योंकि बिकॉज आई एम फार अवे, तो थोड़ा सा इंटरनेट पे भी बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग वीडियो, इसी वजह से कि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, हमने सक्सेशन प्लानिंग में इस चीज़ को बहुत नोटिस किया। मैंने आप लोगों से बार बार ये चीज़ रिपीट की कि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं ना, ज़्यादातर उनको ही कंसिडर किया जाता है टॉप पोजीशन के लिए और की पोजीशंस के लिए। क्यों? बिकॉज दे नो कि उनकी कंपनी की वैल्यूज क्या है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें, क्योंकि वैल्यूज हर कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती हैं। ठीक है, वैल्यूज को कोई स्पेसिफिक ऐसा उनका सेट होता नहीं कि हम कह दें कि अच्छा जी बस ये 15 वैल्यूज हैं या ये 20 वैल्यूज हैं जो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में फॉलो की जाएंगी। ठीक है, ऐसे तो होता नहीं। पर्सन टू पर्सन, इवन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी चीजें चेंज होती हैं। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि अब आप देखें, पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लास में ये रूल है कि देयर शुड बी 1 CR। ठीक है जी, और वो सारी चीजें हैंडल करेंगे और इस तरह से करेंगे। अच्छा, और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कहती हैं कि नहीं जी क्लास CR होनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। व्हेन आई केम टू UMT तो मैंने कहा कि अच्छा जी हु विल बी द क्लास CR?
क्लास तो नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी सीआर से क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी, हमारे यहाँ पे ट्रेंड नहीं है ऑफ हैविंग अ सीआर। ठीक है, ट्रेंड नहीं होने का मतलब क्या आता है हमारे पास, कि यहाँ की वैल्यूज नहीं है कि सीआर बनाया जाए। ठीक है, अब मुझे ये बात कैसे पता चली? एक्सपीरियंस से, बिकॉज आई वॉज द न्यू पर्सन ओवर देयर। तो ये एक पहली चीज मुझे पता चल गई कि अच्छा जी, यूएमटी में सीआर बनाने का ट्रेंड नहीं है। उसके अलावा फिर ऐसी बहुत सी चीजें थी जो कि आहिस्ता 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 पता चलनी शुरू हुई। तो अनलेस अनटिल कोई इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत टाइम नहीं गुजार लेता, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। ठीक है, कि अगर लेट्स सपोज देखें किसी का अगर पेपर मिस हो जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर किसी का क्विज मिस हो जाता है तो आप दोबारा ले सकते हैं, नहीं ले सकते, रूल्स क्या कहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने किसी वजह से, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा कि अच्छा जी मैं क्लास नहीं ले पा रही बिकॉज माय मदर इज रियली सिक, तो मुझे ये कहा गया कि अच्छा जी यू हैव टू प्रोवाइड द कोविड रिपोर्ट ऑफ योर मदर, जो कि एक पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट कि कोई भी कह दे कि अच्छा जी हमारे घर में कोविड है या मुझे है या कुछ, यू हैव टू शो द रिपोर्ट एज वेल। ठीक है, और ये तो खैर और भी काफी जगहों पे इसी तरह चल रहा है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी वैल्यूज होती हैं, जो उन्हीं लोगों को पता होती हैं जो बहुत अरसे से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको वैल्यूज बिल्कुल क्लियर हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके साथ साथ उनकी हम कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप ये दो चीजें कर लेते हैं तो इट मीन्स कि यू आर हैविंग अ की ऑफ सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आपके पास कीज आ गई हैं दोनों। अब इसकी बेस पे आप एसपीएम कर सकते हैं। ठीक है, आप एसपीएम स्टार्ट कर सकते हैं। होप the topic of the chapter name and everything is clear to everyone. अगर किसी कोई टॉपिक में कोई इशू है तो अभी मुझसे पूछ लें, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड। No, ma'am. चलें जी, अब जी ये देखें आ गया हमारे पास कि व्हाट आर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, अब वो कहते हैं जी, अच्छा अब हम कॉम्पिटेंसी की बात नहीं कर रहे अलहदा से, अब हम बात करें जॉब कॉम्पिटेंसी की। ठीक है जी, मैम आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही है। अच्छा स्लाइड शेयर नहीं हो रही, जस्ट होल्ड ऑन। जी अब शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है जी। अच्छा अभी जो इतनी देर लगा के हमने जो सारी चीज डिस्कस की कि अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्प्लॉय, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि आप इसको फौरन से एकदम से टच करके बता नहीं सकते कि अच्छा जी ये ऐसे है। ठीक है, अंडरलाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एम्प्लॉय दैट इज मोटिव, ट्रेड, स्किल, एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ इमेज, social role, body of knowledge that result in an effective or superior performance in a job। जैसे कि एक स्टूडेंट ने अभी कहा था कि आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल। आपने जितनी भी बातें कही, आपने कहा नॉलेज होता है, स्किल होती है, ठीक है, एबिलिटीज होती हैं, एफिशिएंसी है, आपकी टास्क कंप्लीट करने की बात की आपने, वो सारी की सारी इंक्लूड करके आपकी जॉब की कॉम्पिटेंसी बनती है। ठीक है, इसमें अब ऐसा नहीं है कि ये तमाम की तमाम चीजें होना किसी इंसान में बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास नॉलेज थोड़ा सा कम हो लेकिन स्किल बहुत अच्छी हो, स्किल जो है वो थोड़ी सी कम हो जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो कोई चीज ऊपर कोई चीज नीचे, उस तरह कंबाइन करके जो एक सेट बनता है उसको हम जॉब कॉम्पिटेंसी कहते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि जी कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कैसे होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देखा कि कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, ये दोनों जो है वो कीज हैं। तो अब हमें पता तो चल गया कि कॉम्पिटेंसी क्या है, अब हमें ये नहीं पता कि हमने कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तब वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग। आपने बताना है कि अच्छा जी कैसे बताना है। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा जी आप जॉब एनालिसिस करें,
या जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, टास्क एनालिसिस करें। उसमें सबसे पहले तो आपने बता दिया कि अच्छा जी एचआर की जॉब के लिए एचआर की डिग्री होनी ज़रूरी है। फिर सेकेंडली आपने एक्सपीरियंस के बेस से बता दिया कि जी इतना एक्सपीरियंस है। फिर और इस तरह के बहुत से फैक्टर आ जाएंगे जिसकी बेस पे हम कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अब वो कहते हैं कि बेसिकली जब आप किसी भी कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्पिटेंसी मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अ कॉम्पिटेंसी मॉडल इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, अब वो कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या होता है? जब आप कॉम्पिटेंसी किसी की आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि इतनी आसान नहीं होती, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई समवन्स कॉम्पिटेंसी। उसके अंदर आपका 360 डिग्री का फीडबैक मैटर करता है, आपकी डिग्री मैटर करती है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल और आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम जो है पूरा वो मैटर करता है। उसकी बेस के ऊपर आप एक एक पूरा फॉर्म सा बनाते हैं जिसमें 1 till 5 आपने रेट किया हुआ होता है चीज़ों को कि अच्छा जी इस बंदे का नॉलेज है जॉब का 1 till 5, आप फिर उसको टिक करते हैं कि इट्स ऑन 3rd लेवल, 4th और 5th। ये सारी चीजें मिलके जब आप वो पूरा परफॉर्मेंस एक कर लेते हैं उसके बाद ही आप कॉम्पिटेंसी मॉडल किसी का बना सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एक और, यानी ये सारी टर्म्स हैं। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं जब आपसे एमसीक्यू पूछूं तो मैं आपसे उसमें कहूं कि व्हाट इज जॉब कॉम्पिटेंसी, फिर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी मॉडल एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, कॉम्पिटेंसी मॉडल जो है वो कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन की रिजल्ट में बनता है, जबकि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, अब ये जो मैं आप लोगों की देखें पूरा कोर्स जो है ना, इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी असेसमेंट ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है। कि मैंने एक एक चीज मैंने रख ली कि अच्छा जी हाईएस्ट मार्क्स 5 हैं, इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, इसमें से हाईएस्ट कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, ये आ गए। हमेशा मैं आपको इस चीज की एग्जांपल देती हूँ। फिर आप लोगों की प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि अच्छा जी हाईएस्ट इतने हैं, किस स्टूडेंट ने कितने लिए। फिर क्विज में देखा। तो इस तरह से जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होती है ना, वो ये होता है, इट्स अ काइंड ऑफ होल प्रोसेस एग्जामिनेशन, जिसमें आप ये देखते हैं कि आप एक इंडिविजुअल को किसी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसी मॉडल के अगेंस्ट चेक करते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक कॉम्पिटेंसी मॉडल बना लिया आपके कोर्स का कि अच्छा जी मेरे स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन में भी अच्छा होना चाहिए, क्विज में भी अच्छा होना चाहिए, रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में, क्लास पार्टिसिपेशन में, मिड टर्म में और फाइनल टर्म में। ये मैंने एक कॉम्पिटेंसी मॉडल बना लिया ना आप लोगों का। ठीक है। अब उस पे आप जैसे जैसे रेट करते जाएंगे, यानी आप जैसे परफॉर्म करेंगे और मैं आपको रेट करूंगी। ठीक है। तो वो मैं आप लोगों का कंपैरिजन भी साथ कर रही होंगी कि अच्छा जी कौन सा स्टूडेंट कहाँ है और किस जगह पे फॉल कर रहा है वो कॉम्पिटेंसी मॉडल के। जब आप किसी भी जगह पे फॉल करेंगे दैट मीन्स कि आपकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट मैं कर रही होंगी। ठीक है। आई होप कि ये जो टर्म्स हैं ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। इसमें अगर किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड नजर आ रही है स्लाइड सबको? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब है जी हाउ आर कॉम्पिटेंसी यूज्ड इन सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉम्पिटेंसीज को एसपीएम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि शुरू में भी मैंने आपको बात एक्सप्लेन किया कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो चीज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज होती है, जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज होती हैं, इसीलिए इसी तरह कॉम्पिटेंसी मॉडल जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एसपीएम के। ठीक है। इसके बगैर हम कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को अलाइन नहीं कर सकते। ठीक है। हम हाई पोटेंशियल लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। हम प्रेजेंट और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स नहीं बता सकते कि अभी रिसेंट जो हमारी जॉब पोजीशन है उसके ऊपर काम करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और फ्यूचर में हमें क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है ये सबको पॉइंट?
Yes, ma'am. ओके जी, लास्ट में। अच्छा जी, फिर आपकी जो कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है वो और बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसके बगैर नहीं हो सकती। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लेट्स सपोज कोई भी स्किल है आपका, लेट्स सपोज आप कोई अब स्किल में आप लेट्स सपोज सिंपलेस्ट स्किल ले लेते हैं, हम टाइपिंग स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से उसको बताते हैं कि हम पूछते हैं, जब हमें टाइपिंग स्पीड अच्छी चाहिए होती है ना, तो हम अपने एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर लेते हैं। उस बेस के ऊपर हम उसको चूज करते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ टाइपिस्ट, और जो भी उसने अगर हमने उससे लेट्स सपोज कोई ऐसा ही काम करवाना है जिसमें हमें उसकी टाइपिंग स्किल बहुत स्पीड चाहिए, तो उसमें हमने जो है वो उसकी कॉम्पिटेंसी इस तरह से आइडेंटिफाई की होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसको बताते हैं कि जी 1 आवर में आपने देखे क्लियर वर्क एक्सपेक्टेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हम आइडेंटिफाई उनको करके बताते हैं कैसे जी आपकी कॉम्पिटेंसी हमें ऐसी चाहिए। जब आप एचआर में जाएंगे ना, तो आप लोगों को ऐसे प्रॉपर तरीके से वो दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं, गोल्स दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं टास्क। कैसे। जी सॉरी, आप टास्क की बात करिए। जी टास्क की बात कर रही हूँ, जो आपको हायरिंग के लिए दिए जाते हैं, उसका वर्ड मेरे जहन से निकल गया है कि आपने इतने लोग हायर करने हैं इतनी देर में, आपको लिमिट दी जाती है कि जी हमने आप लेट्स सपोज हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ 100 है, सो वी नीड टू गो टू 200 एम्प्लॉयज, तो आपके पास 6 मंथ्स का टेन्यूर टारगेट, तो आपको हायरिंग का टारगेट दिया जाता है कि आपने 100 लोग और मजीद हायर करने हैं इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जब वो अब ये आपको एक क्लियर वर्क एक्सपेक्टेशन बता दी गई है, एचआर टीम के पास पूरी होती है कैसे जी हमने विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स 100 एम्प्लॉयज से 200 एम्प्लॉयज पे जंप करना है। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपको जो एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है या जो अप्लाई कर रहा है कॉम्पिटेंट है या नहीं है, आप उसको हायर करते जाएं, बल्कि आपने अपनी कंपनी को देखते हुए, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपने बेस्ट कैंडिडेट हायर करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक कॉम्पिटेंसी बन जाती है कि अच्छा जी आप हायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब उसमें अगर आप लोगों की पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी है, लोगों के साथ बहुत जान पहचान है, बहुत मीटअप है, एचआर के बहुत फोरम्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं, आपकी सेम कंपनीज में बहुत जान पहचान है, तो ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट गुड एम्प्लॉयज फॉर द कंपनी। अदरवाइज तो आपकी ये फिर स्किल नहीं हुई ना, अदरवाइज तो फिर आपकी कॉम्पिटेंसी ना हुई हायर करने की, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि और किस तरह से आप कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई करते हैं कि आप फुल सर्कल मल्टी रेटर, ये आइडिया होगा आपको, फुल सर्कल किसे कहते हैं, 360 डिग्री को, ठीक है। यस मल्टी मैम। रेटर यानी कि मल्टी रेट, मल्टीपल पीपल रेट करते हैं उसको, आपके पीयर्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, आपके सुपरवाइजर, सारे आपके बारे में रेटिंग करते हैं। और फिर टेलर मेड का मतलब होता है कस्टमाइज, ठीक है, जो जो आपके कॉर्पोरेट कल्चर के लिए जो स्पेसिफिकेशंस चाहिए होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप बताते हैं कि अच्छा जी अब ये एम्प्लॉय यहाँ फॉल कर रहा है या यहाँ फॉल कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और कैसी नहीं है, अनबाइस्ड होके। अच्छा जी, फिर आप क्या कहते हैं कि आप कॉम्पिटेंसी के मेन्यूज बनाते हैं। मेन्यूज का मतलब यही है कि आप उसमें रेटिंग करते हैं कि अच्छा जी ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, दैट हाउ इंडिविजुअल माइट बी डेवलप्ड फॉर फ्यूचर। अब ये कॉम्पिटेंसी में मैंने आपको बताया कि जो एबिलिटी वाली बात होती है ना, जब हम एबिलिटी की बात करते हैं, तो एबिलिटी आपकी फ्यूचर से भी रिलेटेड हो जाती है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस काम को किस हद तक अच्छा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दोज कॉम्पिटेंसीज, जब आप कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई करते हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप आईडीपीज बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को आई एम श्योर जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उनको आइडिया होगा कि आईडीपी किसे कहते हैं। आईडीपी होता है जी इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स।
जो कि हर बंदे के लिए डिफरेंट होते हैं। जो इंसान जिस स्किल में, जिस नॉलेज में, जिस एबिलिटी में वीक होता है, उसकी बेस के ऊपर इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं जो कि डेवलपमेंटल गैप को कम करते हैं। यानी लेट्स सपोज ये पूरी पूरी, अच्छा, आईडीपीज का मतलब ये नहीं है कि हर एक इंसान के लिए अलहदा से प्लान बनाया जाए, बल्कि ये ग्रुप में बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें बनाए तब जाते हैं जब आपकी कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो ठीक है, फिर ग्रुप्स की फॉर्म में आप लोगों को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, उनमें ये देखा जाता है कि अच्छा जी, इनके प्रेजेंट स्किल्स कहाँ हैं, और फिर प्रेजेंट स्किल्स की बेस पे उनके फ्यूचर स्किल्स जो हैं उनके बारे में डिसाइड किया जाता है। और किसी को कुछ आइडिया है आईडीपीज के बारे में? अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे, कभी आपने पहले नाम सुना है आईडीपी का? मैम आई थिंक किसी को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा जी, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईडीपी के प्लान्स प्रॉपर तरीके से बनते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, मेरे पास 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारी क्लास को स्टार्ट हुए हुए 1 आवर हो गया है। ठीक है, तो आज ऐसा होगा कि 40 पार्टिसिपेंट्स की ही जो है ना, हम अटेंडेंस लगाएंगे। मैम 2-3 लोगों की तो मुझे कॉल आई है, वो ना ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अच्छा, ट्रैफिक ट्रैफिक में ब्लॉक। कहाँ जा रहे हैं वो वो ट्रैफिक? मैम वो एक तो लाहौर आया हुआ था, आकिब जावेद, तो वो अच्छा, लाहौर से वापस आ रहे थे गुजरांवाले, तो वो कह रहे हैं ट्रैफिक ब्लॉक है। उनकी अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आई है। ठीक है। और मैम एक ग्रुप में अब्दुल वाहिद है कोई, उनका मैसेज आया हुआ है, उन्होंने अपना पिक्चर भी भेजी हुई है कि मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब उनका ज्वाइन हुआ है, अब वो क्लास में है। ओके। अच्छा जी, आई वेट फॉर मोर 10 मिनट्स, और अगर हमारे पास इतने ही पार्टिसिपेंट रहे ना, तो देन वी विल टेक एन अटेंडेंस। ठीक है, ओके मैम। चलें जी। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कंडक्टिंग कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन स्टडीज के। अच्छा जी, कॉम्पिटेंसी की आइडेंटिफिकेशन की स्टडीज कौन कौन सी हैं जिसको कंडक्ट करने के बाद हम बता सकते हैं कि अच्छा जी, किसी बंदे की कॉम्पिटेंसी कहाँ स्टैंड कर रही। तो कहते हैं जी, 3 इसकी आइडेंटिफिकेशन की स्टडीज हैं। एक है प्रेजेंट, एक फ्यूचर और एक डिरेलमेंट। सॉरी, डिरेलमेंट का से क्या आप लोगों को समझ आती है वर्ड से, या कोई बता सकता है मुझे कि डिरेलमेंट कॉम्पिटेंसी स्टडी कौन सी होती है? वर्ड का मीनिंग ही बता दें सिर्फ। मैम वर्ड मीनिंग तो ये होता है कि पाथ से, अपने अपने पाथ से हट जाना, उसी को डिरेलमेंट कहते हैं। जी एग्जैक्टली exactly, जब आप एक रूटीन में जाते जाते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अचानक, तो उसको डिरेलमेंट कहते हैं। ठीक है, और कोई डिरेलमेंट को काइंडली चेक करें ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई इशू ना हो दोबारा। फिर जब आप स्लाइड्स रीड करते हैं ना, तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा जी, इस वर्ड का क्या मतलब था या ये क्या है। मैम इसमें बेसिकली तो ये होगा ना, किसी भी चीज से डी ट्रैक हो जाना। बिल्कुल, डी ट्रैक हो जाना। तो फिर यानी मैम आई आप, थिंक जी जी, आप जो कहना चाह रही हैं वो ये है कि कॉम्पिटेंसी बेशक उस इंसान में है, लेकिन वो अपने पाथ से डिरेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर सक्सेशन प्लानिंग या जो भी उसका एवेल्यूशन हो रही है उसके अंदर वो फॉल ही नहीं कर सकता। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, प्रेजेंट कॉम्पिटेंसी में ये है कि अच्छा जी, आप प्रेजेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका काम कैसा चल रहा है। आपने अपना काम 9 to 5 में आपको जो असाइन किया गया, आपको एक महीने में जो टास्क दिए गए, फिर आपके बाई मंथली टास्क होते हैं, फिर क्वार्टरली होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं ना अचीव करने के लिए। ठीक है,
अगर आप अपने उन सारे टारगेट्स को अचीव करते चले जा रहे हैं तो इट मीन्स कि हम प्रेजेंटली आपको असेस कर सकते हैं कि अच्छा जी आपको ये टास्क दिया, आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फ्यूचर कॉम्पिटेंसी स्टडी में क्या होता है कि इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जी आफ्टर 4 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। आप लोगों को एक फ्यूचर का टारगेट दे दिया जाता है कि अच्छा जी, और फिर जब आप उस फ्यूचर पे पहुंचते हैं लाइक आफ्टर 6 मंथ, तो आप लोगों को चेक किया जाता है कि अच्छा जी आप वहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं, यानी कि जो आप लोगों को जो चीजें, जैसे लेट्स सपोज देखें आप लोगों का 2 इयर्स का ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको आप कर रहे हैं, 2 इयर्स का ही है ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, अब उसमें देखिए आपको ये कहा जाता है कि अच्छा जी 2 इयर्स का आपका जो है ये प्रोग्राम है और आपने इसको कंप्लीट करना है 2 इयर्स में। अब अगर आप उसको 2 इयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं तमाम के तमाम लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल इश्यूज आ जाते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग डिरेल हो जाते हैं, ठीक है। और उसको काफी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर लेट्स सपोज आपकी कोई भी क्लास की स्ट्रेंथ है तो इफ नॉट ऑल तो फिर 2 या 3 खुदा ना खास्ता किसी का कोई सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है, किसी का कोई घर में इशू हो जाता है, कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से आप लेट्स सपोज उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो देन यू हैव अ रीजन टू टेल कि अच्छा जी इस वजह से हमारी कॉम्पिटेंसी की जो स्टडी है उसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आया है, मैच नहीं हुई, साथ प्रॉब्लम आया है। तो उस बेस के ऊपर फिर आपकी कॉम्पिटेंसी को ये नहीं कहा जाता कि अच्छा जी नहीं आप यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, बल्कि ये कहा जाता है कि अच्छा जी बिकॉज ऑफ सम इश्यूज एंड दैट इशू वाज दिस, ठीक है, देयर वाज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज द पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है। तो इस तरह की 3 ही ऑप्शंस होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड डिरेलमेंट, ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन? इसको इसको डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों को जो बुक मैंने ईमेल की हुई है उसके अंदर ये सारा डिटेल में भी है, आप उसको देख सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यू कैन स्टडी इट मोर, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसके सिर्फ जो टाइटल्स हैं वही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग जेनेरिक एंड कल्चर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू बिल्ड बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ क्या होती है? मैंने अक्सर आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूल जनरेट करना भी एक तरीका होता है जी। अच्छा जी हमारे ये कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, इन सबको हम मिला लें तो हमारा एक पूल जनरेट हो जाता है। इसी तरह बेंच स्ट्रेंथ भी एक चीज होती है। किसी को आइडिया है कि बेंच स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? मैम शायद ये जो करंटली हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ जो भी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको मिला के हमारी स्ट्रेंथ क्या बनती है? वेरी वेल सेड। उनकी कॉम्पिटेंसीज को मिला के, ये नहीं कि सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को मिला के या कुछ। अच्छा, अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अब अगर आप कंपैरिजन करें, देखें अच्छी कंपनी, जितनी अच्छी कंपनी होगी उतने अच्छे उनके एम्प्लॉयज होंगे। ऑब्वियसली कंपनीज एम्प्लॉयज के बेसिस पे ही सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज के बगैर कंपनीज कुछ नहीं होती, ठीक है। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि अच्छा जी जो फलानी मल्टीनेशनल कंपनी है वो बड़ी सक्सेसफुल है, मल्टीनेशनल कंपनी जो भी है, तो वो क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज उनके पास एम्प्लॉयज अच्छे हैं। उनके पास एम्प्लॉयज अच्छे क्यों हैं? बिकॉज दे आर पेइंग वेल, क्योंकि उनकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, उनके एथिक्स बहुत अच्छे हैं, उनका कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। उस बेस के ऊपर उनकी एम्प्लॉय रिटेंशनशिप बहुत अच्छी है, उनका एक प्रॉपर प्लान है कि अच्छा जी जो बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे से आगे आगे चलता जाएगा, और जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, डाउन साइज कर दिया जाएगा, ऐसा ही है। तो वो आप कहते हैं कि आपने जो है वो ऐसी ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कल्चर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? जब आप स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे और स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आप बेस्ट एम्प्लॉयज की एक
स्ट्रेंथ बनाते हैं, जिसे आप बेंच स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है कि अच्छा जी ये मेरे बेस्ट एम्प्लॉइज हैं, ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, और हमने स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए, यानी जो हमारा अपना जो एक कल्चर है उसको यूज करते हुए हमने इन एम्प्लॉइज की कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना है। ठीक है, अब वो कॉम्पिटेंसीज आप कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि आपने पहले सबकी चेक की, मल्टीरेटर आपने उनको चेक कर लिया, असेसमेंट कर ली, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर ली। ठीक है, फिर उसके अलावा आपने देख लिया कि अच्छा जी इसकी प्रेजेंट की जो कॉम्पिटेंसी है वो ये कह रही है, फ्यूचर की कॉम्पिटेंसी ये प्रिडिक्ट कर रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये डी ट्रैक हुआ है तो ये सिचुएशन है। जब आपके पास ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी, ठीक है, तो फिर आपने उनकी जो फ्यूचर की डेवलपमेंट है उसको देखते हुए आपने क्या करना है, आपने उनको डेवलप करना है। और उनको डेवलप कैसे करेंगे आप? उनको डेवलप करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स और मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस मौजूद हैं जिनसे आप उनको ट्रेन करेंगे, और वो सारी आपके पास इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं, जैसे कि ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग अ क्लासरूम ट्रेनिंग कोर्स विद मी। ठीक है, एंड आई एम डेवलपिंग योर बेंच स्ट्रेंथ of HR related knowledge of succession planning and management। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी इस बात की कि आप सब लोग मेरे पास एक क्लास की सूरत में हैं और मैं आपकी बेंच स्ट्रेंथ इंप्रूव कर रही हूँ, किसकी? HR के फंक्शन की, और HR के फंक्शन में स्पेसिफिकली किसकी? सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की। सो ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग अ क्लासरूम ट्रेनिंग कोर्स विद मी। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन ट्रेनिंग विद मी। ठीक है, and if I give you a book to read, that means again I am developing your skill of SPM in HR। ठीक है, फिर अगर मैं आपको कोई आर्टिकल रीड करने के लिए देती हूँ, अगर मैं आपको कोई वीडियो दिखाती हूँ, अगर मैं आपको कोई ऑडियो टेप दिखाती हूँ, दैट मीन्स कि मैं आपकी डेवलपमेंट कर रही हूँ। ठीक है, और मेरे पास स्ट्रैटेजी क्या है कि ये पूरी स्ट्रैटेजी है मेरे पास कि अच्छा जी मैंने एग्जाम लेने हैं, क्विजेस लेने हैं, मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके से असेस करना है, मैंने आप लोगों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, समझाना है कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, और अल्टीमेटली मैंने आपको असेस कर लेना। अब अगर खुदा ना खास्ता आप देखें रीसेंट एग्जाम्पल क्लास की, अगर उस असेसमेंट में आप में से कोई रह जाता है तो क्या होगा? यू हैव टू रिपीट दिस कोर्स, अल्लाह ना करे। ठीक है, एंड देन अगेन यू विल बी गोइंग ऑल ऑफ दिस प्रोसेस अगेन। ठीक है, कि आप क्लासरूम ट्रेनिंग भी लेंगे, आप ऑनलाइन भी लेंगे, आप बुक भी रीड करेंगे, आप ऑडियो टेप भी सुनेंगे, आप वीडियो टेप भी देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको? ओके जी, जस्ट स्टे विद मी, वी हैव 47 पार्टिसिपेंट्स फाइनली। जैसे ही अटेंडेंस का कहे ना तो ये अच्छी बात हो जाती है कि पार्टिसिपेंट्स फौरन बढ़ जाते हैं। अब हम ऐसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन? सॉरी बताइएगा मुझे, मैं शेयर। मैम मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी आयशा। हाँ जी मैम, मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस करने थे। एक तो मैम LMS पे रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी अवेलेबल है? अच्छा, मैं आपको ना अभी ओपन करके दिखा देती हूँ। ये एक और भी मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। से भी कहा था कि मैं आपको ओके मैम। क्या डेट है जी? आज 12 अप्रैल। ओके, सो लेट्स टेक द अटेंडेंस। उमर सुलेमान, आई एम श्योर कि मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ। प्रेजेंट मैम। ओके फाइन। आयशा नजीर, प्रेजेंट मैम। ज़ैनब इजाज मिनहास, मैम उन्होंने आपको ईमेल की है, शी इज नॉट वेल।
ओहो, उनका ऑपरेशन था, अच्छा कब की उन्होंने? तो मैम आज उन्होंने की होगी, आज आपको उन्होंने कर दी थी। मुझे मेडिकल लीव आई हुई है उनकी। जी मैम। अच्छा चलें ठीक है। ओके जी, नादिर शाह, प्रेजेंट मैम। हाजरा बतूल, प्रेजेंट मैम। साथ साथ देख भी रही हूँ, इसलिए जब आप बोलें तो आई विल बी लुकिंग एट योर नेम, राइट? मुदस्सर रमजान, प्रेजेंट मैम। शुमाइला असगर, प्रेजेंट मैम। अरमीश रेस अंसारी, प्रेजेंट मैम। मरियम शाहिद, प्रेजेंट मैम। निमरा अलीम, निमरा अरशद और निमरा मलिक मुझे नजर आ रही है, निमरा अलीम नहीं नजर आ पंखा रही। खोलना यार, बस ऑन करो यार, गर्मी लग रही है मुझे। मोबाइल लेके बाहर आ जाओ। मैं क्या 2 Hello, मिनट जरा अटेंडेंस लग जाना। mute yourself during the class. Who's this? अच्छा जी, निमरा अलीम को एब्सेंट मार्क कर रही हूँ मैं। उसवा मुनव्वर, प्रेजेंट मैम। अहमद सत्तार, प्रेजेंट मैम। सैयद अली असद, प्रेजेंट मैम। सैयदा किरण रुकैया, सैयदा किरण रुकैया, मैम वो मैम। लेकिन उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो काफी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ जूम का इशू आ रहा है तो उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया कोई भी। मैम वो क्लास लेने के लिए आ गई थी, वो तकरीबन 6:45 से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन उनकी क्लास कनेक्ट हो नहीं रही। अच्छा चले, लेट्स सी बाय द एंड ऑफ अगर सेशन ज्वाइन कर लेती है ना, तो मैं दोबारा जो जो जिनको मैं एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, आई चेक देम अगेन, ठीक है? जी मैम ठीक है। राहत मुख्तार प्रेजेंट है? प्रेजेंट मैम। ठीक है। मोहम्मद वकास रहमानी, प्रेजेंट मैम। शाहजेब मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। निमरा अरशद, प्रेजेंट मैम। I can see you as well. नीलम खालिद, 46 से पार्टिसिपेंट्स ऊपर नहीं जाने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव अ लिस्ट टू चेक फ्रॉम हेयर। तो प्लीज ये ना कीजिएगा कि किसी और की अटेंडेंस आप लोग लगवा रहे हो। नीलम खालिद, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ नीलम खालिद को। अदीना अदीना खान, यस मैम। आकिब जावेद, अच्छा इनका ये इशू आ रहा है, फिलहाल एब्सेंट मार्क कर रही हूँ, फिर देखते हैं बाद में। रबिया रबिया इरशाद, प्रेजेंट है या एब्सेंट है? रबिया इरशाद, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ रबिया इरशाद को। राना अब्दुल वहीद, प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है। शावेज खालिद,
मैम वो प्रेजेंट है, उसका शायद माइक का इशू है, क्लास में ही है वो। प्रेजेंट है, ठीक है। राहिल कुरैशी, यस मैम। हसन मसरूर, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ओके फाइन। आयशा रशीद, आयशा रशीद, do we have Aisha Rashid with us? आयशा कुलसूम में, आयशा नदीम में नहीं, भी आयशा नहीं है। आयशा रशीद को एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। उर्सला शरून, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। इमन अफसल, प्रेजेंट मैम। हफ्सा खावर, प्रेजेंट मैम। राफे आफ्ताब, राफे आफ्ताब प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या सिचुएशन है? मैम एब्सेंट है। ओके जी, एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। किरण याकूब, इनको तो मैंने प्रेजेंट देखा था। किरण याकूब प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट मैम। ठीक है। हसन रजा प्रेजेंट है? जी मैम। हसन रजा, मैम वो प्रेजेंट थे, अभी उनका तो वो लाइट ऑफ हुई है। इकरा अब्बास, यस मैम प्रेजेंट। तैमूर राव, प्रेजेंट मैम। सुहेब रफीक, प्रेजेंट मैम। तैयबा आसिफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फाइक सलीम, प्रेजेंट मैम। राना अब्दुल वाहिद साजिद, प्रेजेंट। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल गफ्फार प्रेजेंट है? नहीं जी, प्रेजेंट नहीं। आसिम मुनीर, जल्दी से आइएगा। आसिम मुनीर, प्रेजेंट मैम। चेक दोबारा बोलिएगा। आसिम, प्रेजेंट मैम। ठीक है, आई कैन सी यू। उमर ताहिर खान, आई एम सॉरी उमर, मैं आपको अक्सर उमर बोल देती हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट। ठीक है। धनक शकील, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। फजान नदीम, प्रेजेंट मैम। इकरा सबाहत, प्रेजेंट मैम। मैम इकरा सबाहत प्रेजेंट। जी आई एम सॉरी कमिंग बैक। इकरा सबाहत, डू वी हैव प्रेजेंट इकरा? मैम। ओके फाइन। शामिनी को देख के आओ। मोमिना जहीर, वैसे देख के आओ। प्रेजेंट मैम। हमजा महमूद, प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ, प्रेजेंट मैम। निमरा मलिक, प्रेजेंट मैम। आयशा कुलसूम, प्रेजेंट मैम।
माहम मुस्तफ़ा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा कलीम, मैम ये इनका मैसेज आया कि इनका ना माइक खराब है, तो ये प्रेजेंट है क्लास में। हाँ जी मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ईमान अहमद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मजहर, प्रेजेंट मैम। रिशम जमशेद, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। आप मोहम्मद अली भट्ट। यस मैम। अच्छा जी, मेरे पास ना स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आ रही है एक्सेल में, वो है जी 55 की। आई थिंक कि आप फिर नेक्स्ट होंगे, आप 56 में होंगे शायद। मैं आपको ऐड कर देती हूँ, ठीक है मोहम्मद अली? जी थैंक यू मैम। आपको ऐड कर देती हूँ और आपको प्रेजेंट भी लिख देती हूँ। चलें थैंक यू ठीक है। थैंक अच्छा जी, अब मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यूट्यूब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया हुआ था। इनफैक्ट मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना कि जो मेरे थोड़े से इश्यूज मदर की वजह से मैं बहुत आपके अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने 3rd चैप्टर जो है वो अपलोड किया हुआ है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने वो कहाँ अपलोड किया हुआ है, ठीक है? स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है आप सब लोगों को? यस मैम। यस यस मैम। मैम। जी, अब मुझे ये स्टूडेंट भी यही बता रहे थे कि चैप्टर नंबर 3 अपलोड किया है, लेकिन वाकई मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा। लेट मी चेक दैट अगेन समवेयर, मेरे पास होना चाहिए। नहीं, नॉट फ्रॉम हियर। ये चैप्टर 9 नहीं जी, वाकई नहीं नजर आ रहा, और ये बहुत कम वीडियोस नजर आ रही हैं मुझे। जी मैम मैंने कल दोबारा चेक किया था तो कल भी नहीं था, वो 3-4 वीडियोस नजर आ रही थी बस। आई थिंक हो रहा है। डेट एडेड लिस्ट देख लेते हैं अभी। आनी चाहिए, क्योंकि मैं जो चैप्टर नंबर 3 है ना, एटलीस्ट उसको मैं अपलोड करके गई थी कि मुझे ये था कि आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट वाला चैप्टर जो है वो सबको नज़र आना शुरू हो जाए और बाकी के लेक्चर्स भी आ जाए। लेकिन ये मेरे पास प्रीवियस वाले ही शो हो रहे हैं, पता नहीं इस पे शायद अपलोड नहीं हुआ होगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आते हैं या फिर तो देखे आगे।
अच्छा जी, अब ये नज़र आ रहा है आपको? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आई थिंक मैंने अपलोड्स पे क्लिक किया है तो उसके ऊपर चला गया। ठीक है, और ये यहाँ पे अनलिस्टेड नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैम आपकी ईमेल नजर आ रही है जस्ट। अच्छा, एक सेकंड में दोबारा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर शायद रुका हुआ होगा। मैम हो रहे शो लेक्चर। अच्छा जी, अब देखें, अब नज़र आ रहा है आपको? ये देखें, लेक्चर 3 चैप्टर 2 ट्रेंड्स इन्फ्लुएंसिंग। जी मैम यस आ रहा है। मैम हो रहे शो। हाँ जी, अब इसमें एक थोड़ा-सा इश्यू जो मुझे नज़र आ रहा है, वो ये है कि ये मुझसे अनलिस्टेड हुआ हुआ है पब्लिक की जगह। लेट मी चेक दैट, डिटेल्स में होगा शायद। मैं इसको पब्लिक अगर कर दूंगी तो देन यू वुड बी एबल टू सी इट। अच्छा जी, अब देखें, अगर आप लोग अपने पास ओपन करते हैं तो आप लोगों को मैम ऊपर से सेव कर दें। जी मैंने किया है सेव। अब ये देखें, आप लोगों को ये वाला लेक्चर नज़र आ रहा है, मतलब आप इसको ओपन कर पा रहे हैं। ये फनी पार्ट को हम आगे कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब देखें आप लोग इसको, क्योंकि बिकॉज आई एम एबल टू ओपन इट ना, लेक्चर नंबर 3 जो है। अब आप लोगों के पास ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा? मैम अभी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? मैम अभी नीचे अनलिस्टेड शो हो रहा है। नहीं, देखिए मेरे पास तो पब्लिक आ रहा है। ये ले सेव के तो पे एक दफा मैं ट्राई कर देती हूँ। मैम हमें जो शो हो रहे हैं ना, वो 2 मंथ्स अगो वाले अपलोड आपकी शो हो रही हैं सिर्फ। अपलोड्स के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें ना, तो वो ऐसे अच्छा जी, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। अजान हो जाए फिर मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है।
ओके मैम। ओके जी, गोइंग बैक टू वेयर वी वर, थोड़ी सी हमारी स्लाइड्स रह गई हैं, उनको कवर करते हैं एंड देन वी विल एंड। नजर आ रहा है सबको कि दोबारा से शेयर कर दूं? शेयर कर देती हूँ जी। नजर आ रहा है सबको स्क्रीन शेयर पावर पॉइंट? यस मैम। यस मैम। Perfect. Thank you so much for cooperating and staying and for your patience as well. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप की जाए ना, कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये तो हमने ऊपर स्ट्रैटेजीज देखी कि स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी वेज देखे हमने यहाँ पे कि वो कौन सी होती हैं। अब हम स्पेसिफिकली स्ट्रैटेजीज पे आ गए हैं। तो वो जी उन्होंने कहा कि 2 कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जेनेरिक और कॉर्पोरेट कल्चर, ठीक है। वैसे तो अपने नाम से भी बहुत क्लियर है कि एक जेनेरिक का मतलब होता है कि जनरल, जैसे आप नॉर्मल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो किसी स्पेसिफिक कल्चर या किसी कॉर्पोरेट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डेवलप हो रही हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा, कैसे आपने डेवलप करनी है कि इंटरव्यू इंडिविजुअल्स हु आर गुड एट एनी स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी एंड आस्क देम, ठीक है। अब जेनेरिक आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अच्छा जी कोई भी जो आपके पास एम्प्लॉय है जो कि किसी एक कॉम्पिटेंसी में बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत उसकी कॉन्टिन्यूसली हाई रेटिंग आ रही है, ठीक है, तो वो आप जो है वो उनसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप कॉम्पिटेंसी डेवलप करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस पे नोट डाउन किए हुए हैं। आप उन इंडिविजुअल से पूछें जिनकी कॉम्पिटेंसी हाई आपको नज़र आ रही है, आपके पास बार बार हाई रेट हो रही है, उनसे पूछें कि अगर आपको ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किसकी एडवाइस लेंगे, ठीक है। Who in this organization would you advise people to talk to if they want to build this competency? अब जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि अच्छा जी किसी एक बंदे का नॉलेज किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक कंपनी के अंदर वो बंदा काम कर रहा है और उसका किसी स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज बहुत अच्छा है। तो आप उससे जाके पूछेंगे कि अच्छा जी किससे, नॉर्मल आप पूछेंगे कि अच्छा जी इस किससे पूछा जाए इस कॉम्पिटेंसी के बारे में, तो सबको पता होगा कि अच्छा जी ही इज़ द परफेक्ट पर्सन टू आस्क, ठीक है। ये अभी आपको ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त इतना इजी होता है ना, आपको फौरन आप कह देते हैं अच्छा जी फलाने बंदे के बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, फलाने बंदे की बहुत पीआर है, फलाने बंदे का स्किल लेवल बहुत अच्छा है, फलाने बंदा जो है वो उसका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, अगर आपको कोई चीज़ उससे पूछनी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें खुद ब खुद आइडेंटिफाई होती चली जाती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज, अच्छा पहली बात तो ये कि आप सिंपली उनसे जाके पूछ लें कि अच्छा जी मैंने ये कॉम्पिटेंसी अपनी इन्हांस करनी है तो आप मुझे क्या एडवाइस करते हैं, ठीक है। सेकेंडली आप प्रैक्टिकली वो काम करके देखें जो कोई कर रहा है और आप उससे पूछें कि अच्छा जी मैं प्रैक्टिकली अपनी कॉम्पिटेंसी जो है वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो ऐसी क्या एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स हैं जो आप मुझे असाइन करेंगे जिसकी बेस के ऊपर मैं अपनी कॉम्पिटेंसी इन्हांस कर सकता हूँ। समझ आ रही है आप लोगों को ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ? ठीक है, तो इसमें ये सारे वही क्वेश्चंस लाइन अप हुए हुए हैं कि आप अपनी, अगर आपने कॉम्पिटेंसी ऑर्गेनाइज, देखिए आपने लेट्स सपोज, इसको मैं सिंपल करके आपको समझाती हूँ, डोंट गो इनटू द क्वेश्चंस, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको ये मैं समझाती हूँ कि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करना आ रहा होगा ना कोई, या कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप एकदम से सोचेंगे कि अच्छा मैं किससे पूछूं इसके बारे में, और फिर आपको कोई एक कहेगा कि जी फलाने बंदे से पूछें तो आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, और मैं उसको फौरन, या आप उसको फौरन कांटेक्ट कर लेंगे और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं आपको अपनी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि आपके यूएमटी के अंदर
जो स्टेयर्स की टीम है जो हमें सारी ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड गाइडेंस देती हैं, जब भी मैं उस ग्रुप के ऊपर पूछती हूँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी, तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा जी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मेरी कौन सॉल्व करेगा, तो वो मुझे फौरन बता देते हैं कि अच्छा जी मिस ABC आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, या मिस्टर XYZ जो हैं आप उनको कांटेक्ट कर लें, उनका ये नंबर है, आप वो आपका इशू सॉल्व करेंगे। ऐसे ही होता है ना, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि सर काशिफ से बात करें, होता है ऐसे? यस मैम। आपकी LMS से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपसे कहती हूँ अच्छा जी काशिफ साहब से बात करें। अगर आपका कोई और सीरियस इशू होगा, खुदा ना खास्ता लेट्स सपोज कोई बड़ा इशू बन जाता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा जी आप SPA के डायरेक्टर से बात करें, या आप मिस अलीना से बात करें, या आप इससे बात करें। इसी तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं। जेनेरिक तो आपकी ऐसे डेवलप होती हैं कि अच्छा जी जर्नल ये फलाना काम है, इसको ऐसे करना है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे डेवलप होती हैं जो उस कंपनी के अंदर जो कल्चर होता है उसके थ्रू जब डेवलप होती हैं, तो फिर आप सेम टू सेम अलाइन हो जाते हैं उस कंपनी के कल्चर के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारी कॉम्पिटेंसीज का पार्ट खत्म हो गया है। अब ये जो हमारी लास्ट 3 स्लाइड्स हैं ये वैल्यूज की हैं। आई होप कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट आप सब लोगों को क्लियर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है और इसमें से मैं अक्सर क्वेश्चंस, MCQs और इस टाइप की चीजें जरूर ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर आप देखें मेरे से भी पूछें एज अ इंस्ट्रक्टर, या जो आपकी बुक है अगर आप उसको भी रेफर करें, तो वो बेसिकली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर रिलाई करता है। आपकी सक्सेशन प्लानिंग एक आपकी कॉम्पिटेंसी होती है और दूसरी आपकी अपनी कंपनी की वैल्यूज होती हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप सक्सेशन प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी नया आया हुआ बंदा किसी और का सक्सेसर नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो एकदम से सक्सेसर नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हो रही है ना आपको? इस टाइप के क्वेश्चंस के आपके पास जवाब होने चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा जी इस बंदे को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस भी मैच करता है, इसकी डिग्री भी मैच करती है, इसलिए ये सक्सेसर है। नहीं, इतनी जल्दी तो आप उसकी कॉम्पिटेंसी मेजर नहीं कर पाएंगे ना, इतनी जल्दी तो वो आपकी कंपनी के वैल्यूज के साथ ही मैच नहीं करेगा ना। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको? यस मैम। जी, यस तो मैम। जितनी देर वो आप उसको असेस नहीं करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू, अप्रेजल्स के थ्रू उसको जज नहीं करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि उसको आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स के बारे में पता है या नहीं पता, तब तक वो आपकी किसी भी पोजीशन का सक्सेसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें जी, वो कह रहे हैं सिंपली स्टेटेड, सबसे आसान अल्फाज में, वैल्यूज आर बिलीव्स। वैल्यूज आपकी वो सोच होती है about what is good or bad. ठीक है, values clarification is the process of making clear what values take priority over others, what is more important than other things. ठीक है जी, गुड और बैड। अच्छा, वैल्यूज गुड और बैड होती हैं, एथिक्स जो होते हैं वो राइट और रॉन्ग होते हैं। मे बी आगे मैंने एथिक्स का भी लिखा हो कहीं, नहीं अभी नहीं है वो। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि वैल्यूज आर द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन विच टू बेस SPM एफर्ट। देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वैल्यूज। ठीक है, और वो क्या करते हैं, लिंक एंड अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन कोर वैल्यूज टू ग्रुप एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, डिफाइन हाई पोटेंशियल और अदर ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अच्छा फिर उसके बारे में यही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को वर्बली एक्सप्लेन कर दी हैं, वो सारी इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई हैं कि वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ की बेस पे ही आप ये डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर की आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, उनको कितना पता होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस प्रोवाइड करती हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। ठीक है, इसकी बेसिस के ऊपर आप वैल्यू बेस्ड परफॉर्मेंस करते हैं।
अच्छा जी, ये जो हमारा है ये हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉई है, इसको सारी डिटेल्स पता है एक्सेट्रा। और फिर जो आपका जो वैल्यूज की बेस के ऊपर आप फुल सर्कल 360 डिग्री मल्टी रेटर असेसमेंट्स करते हैं, ठीक है। लास्ट साइड है आपकी कि व्हाट आर एथिक्स एंड हाउ आर एथिक्स यूज्ड इन एसपीएम, ये लास्ट आपकी स्लाइड है। एथिक्स वो होते हैं जो आपके रिटन स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, वैल्यूज जो होती हैं ना वो एज सच रिटन नहीं होती, कहीं भी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यूज जो होती हैं वो गुड और बैड होती हैं। लेकिन जो आपके एथिक्स होते हैं वो राइट एंड रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो रिटन स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल वर्क प्लेस कंडक्ट, यानी कि आप उसमें कह देते हैं कि जी आप यू कैन नॉट स्मोक इन द ऑफिस, ये आपके एथिक्स हैं। आपके वर्क प्लेस का एथिक है कि यू कैन नॉट स्मोक, वो वहां पे आपका लिखा हुआ होता है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, ठीक है। अच्छा, मीन्स इसके और क्या है एथिक्स, मीन्स फॉर एन एम्प्लॉय टू एनोनिमसली रिपोर्ट वायलेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिक्स जब कोई गलत कोई काम कर रहा होता है तो वो एम्प्लॉय रिपोर्ट कर सकता है कि ये बंदा वायलेशन कर रहा है, ठीक है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग ऑन एथिकल कंडक्ट, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्पेसिफिक ईमेल, ऑफिस, टेलीफोन लाइन टू रिपोर्ट अनएथिकल इश्यूज, ये भी आपके पास अक्सर उन्होंने कहा हुआ होता है कि खुदा ना खास्ता कोई हैरेसमेंट हो रही है, कोई ऐसी चीज हो रही है ऑफिस में जिसको आप इन अप्रोप्रिएट समझते हैं, जो कि प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इवैल्यूएशन ऑफ एथिकल कंडक्ट एज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल, आपके जो अप्रेजल्स होते हैं उसके अंदर एथिकल कंडक्ट को प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है कि दिस पर्सन हैज नो एथिक्स और दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ एथिक्स, ठीक है जी। फिर डिसिप्लिन फॉर एम्प्लॉइज हु कमिट एथिकल वायलेशंस, उनको फिर डिसिप्लिन उनके लिए बने होते हैं, यानी कि उनको सजा दी जाती है, बताया जाता है कि अच्छा जी आपने ये काम गलत कर दिया है तो इस चीज की आपकी ये सजा है, आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। क्लियर है आप लोगों को एथिक्स क्या होते हैं? अच्छा जी, अगर मैं आपसे ऐसे क्विक सा जल्दी से ऐसे अभी पूछूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी ही बताया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, तो आप मुझे क्या बताएंगे? मैम एथिक्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड होते हैं और वैल्यूज जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा अच्छा ये मैं मैम आपसे एथिक्स जी 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 उमर उमर मैम सुलेमान। जी मैम, वैल्यूज जो सी होते हैं ना कंपनी एथिक्स के, आप एक पॉलिसीज भी होती हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका कोड ऑफ कंडक्ट आप एक लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि इस तरह का अगर कोई मामला हो तो ये इसको कौन डील करेगा, इसमें बिल्कुल सही, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही। आपके ऊपर आपके पास अगर सारी डिटेल्स लिखी हुई है ना रिटन जी फॉर्म, मैम, तो तो वो उसमें आप वो लिखा होता है कि जी इसको ये मामले को ये डील करेगा, और इस तरह का कोई हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इसका होगा आगे, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आएगी तो उसमें क्या कंपनी लाए हम अख्तियार करेगी। करेगी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक क्विक क्वेश्चन छोटा सा करती हूँ आप लोगों से कि अगर कोई चीज गुड और बैड है तो वो वैल्यू है या एथिक है? मैम वैल्यू। वैल्यू होगा। वैल्यू वैल्यू है वैल्यू, मैम। वैल्यू है, क्योंकि देखिए ना वैल्यू आपके अपने माइंड में है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं ना कि अच्छा जी हमारी फैमिली वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज में हॉस्पिटैलिटी आता है। अब अगर आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको चाय या कोल्ड ड्रिंक या ऐसे कोई चीज या खाना कुछ नहीं पूछते, तो ये जो है ये रॉन्ग नहीं है, बल्कि ये क्या है, बैड है, ठीक है ना। गुड क्या है कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूछ लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप किसी के घर जाते हैं तो बैड क्या होगा कि वो अगर आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, या दरवाजा नहीं खोलते, या आपको कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड या वटएवर, या कोई मिसबिहेव करते हैं। तो ये आपने डिफ्रेंसिएशन बहुत क्लियर रखनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट और रॉन्ग क्या होता है, एथिक्स या वैल्यूज, तो फिर आप क्या कहेंगे?
राइट और रॉन्ग, यानी कि सही और गलत। वो तो एथिक्स हो गया। एथिक्स होते हैं, बिल्कुल सही। आपके राइट और रॉन्ग आपके एथिक्स होते हैं, यानी कि आप वैल्यूज में फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप चीज को कर सकते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे आप एथिक्स के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो आप अनएथिकल कंडक्ट कर देंगे और फिर आपको जो है वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चार्जेस हो जाएंगे, आपको कोई डिसिप्लिन। अच्छा जी, वो कहेंगे, लेट्स सपोज, देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि मैंने आपको टाइम दिया कि जी 1 से लेट्स सपोज 1 till 3 आपने मुझे अपना ऑनलाइन पेपर सबमिट कराना है, ठीक है। अब आपकी वैल्यूज क्या है कि आप खुद से पेपर करते हैं, चीटिंग नहीं करते, मुझे नहीं इस चीज का पता चल रहा, आप जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपकी वैल्यूज क्या आप उसको कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपने खैर पेपर पूरे का पूरा अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद आपने मुझे 1 till 3 के टाइम के अंदर अंदर पेपर सबमिट करा दिया। यहाँ तक वैल्यूज की बात खत्म हो गई। अब अगर हम एथिक्स की बात करें, राइट एंड रॉन्ग की, अगर आप मुझे 3 बजे तक पेपर सबमिट कराते हैं देन यू आर राइट एंड दिस इज एन एथिकल कंडक्ट फ्रॉम यू। लेकिन अगर आप मुझे 3:15, 20 मिनट, 3:30 बजे, 3:45 बजे पेपर सबमिट कराते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर पेपर एंड यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू टॉक टू anyone in the management and your paper is not accepted because you have conducted an unethical conduct। और अगर आप मेरे सामने बैठे हुए चीटिंग करते हैं तो वो आपका फिर अनएथिकल कंडक्ट में आ जाता है, ठीक है। जो चीजें आप कर रहे होते हैं ना वो करने के बेस पे आपकी कभी वैल्यूज में शिफ्ट होती हैं और कभी एथिक्स में जाती हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वैल्यूज और एथिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और इसमें कोई इशू नहीं है आप लोगों को। मैम अब मेरा एक क्वेश्चन है, हसन है। जी हसन। मैम एक तो एथिकल वैल्यूज हैं, एक वैल्यूज हैं, और एक मैम होता है बाय, एक होता है लॉस के साथ रिलेटेड। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट वाज कॉट इन चीटिंग इन एग्जाम, तो मैम ये तो अनलॉफुल होगा ना कि उस वो अगर अगर कोई चीटिंग करते भैया वो पकड़ा जा सके, तो वो फिर एथिक्स में आएगा कि मैम वो बाय लॉ आएगा, या हम उसको इस सब्जेक्ट में एथिकल वैल्यूज के तौर पे ही लेंगे? अच्छा, चूंकि ना हसन हम यहाँ पे उस तरह लॉ वाली चीजें और उनको कंसिडर नहीं कर रहे, ऑब्वियसली लॉफुल चीजें भी जो है वो बीच में आ जाती हैं कि आप उसको भी, लेकिन हम चूंकि कॉर्पोरेट सेटअप में रहते हुए बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज और एथिक्स की ही बात कर रहे हैं, हम लॉज की तरफ जा नहीं रहे। वो तो फिर समटाइम्स ऐसा होगा ना कि आप वाकई कोई ऐसा कंडक्ट कर दें कि जिसके अगेंस्ट आपको टर्मिनेट करना तो फिर भी कॉर्पोरेट कल्चर के अंडर ही आता है, लेकिन खुदा ना खास्ता आप कोई किसी को स्टैब कर दें या किसी का मर्डर कर दें या कुछ कर दें तो वो तो फिर वैल्यूज एंड एथिक्स के से बिल्कुल बाहर, या आप कोई थेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोई यस मैम, फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड फ्रॉड कर देते हैं आप या कोई इस तरह की चीज कर देते हैं, उसके लिए तो फिर एथिक और वैल्यू वर्ड बहुत छोटा रह जाता है, ठीक है। फिर तो आप वो उसमें आ जाते हैं यस ना मैम। कि आप बिल्कुल ही लॉ के उसके अंदर और फिर आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा एंड ऑल दैट ना। तो अगर अच्छा यानी कि मैम मैम जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, मुझे ये समझ में आई है कि अगर आप वैल्यूज को फॉलो करें या वैल्यूज को ना फॉलो करें, आपके अगेंस्ट कोई स्टैंडर्ड मतलब कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता। अगर आप एथिक्स को तोड़ते हैं, एथिकल वैल्यूज को या मॉरल वैल्यूज को जो आइडेंटिफाइड है उनको अगर फॉलो नहीं कर सकते तो आपके ऊपर फाइन्स हो सकते हैं या आपके अगेंस्ट फर्दर कोई एक्शन लिया जाता है। जो मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि अगर आप वैल्यूज को अगर जैसे कि अगर आप फॉलो ना भी करें तो डजंट मेक एनी सेंस कि आपके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ कर सकती है, क्योंकि वैल्यू आइडेंटिफाइड नहीं होती, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हसन ये भी मैं आपको बता दूं कि वैल्यूज मैटर बहुत करती हैं। देखे ना, जैसे बिकॉज वैल्यूज अनसीन होती है ना, और ये एक शेयर्ड बिलीफ होता है और आपको पता होता है कि मैंने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। और जब आप एक सेटअप में कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपकी वैल्यूज का वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंस है। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होंगी आपकी कंपनी भी आपको उतना ही वैल्यू करेगी एज एन एम्प्लॉय।
एक्सक्यूज मी मैम, जी जी अभी लॉ और इन चीज़ों की बात हो रही थी, तो आई थिंक वैल्यूज़ और एथिक्स जो हैं वो टोटली रिलेटेड होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, बट लॉ जो है वो आपकी सोसाइटी के ऊपर जो आपके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उस चीज़ के, उसके साथ रिलेटेड होता है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। यानी कि देखें ना, अब जो जैसे आप अगर स्मोक कर रहे हैं तो आपका स्मोक करना अनएथिकल तो है, लेकिन बाय लॉ जो है वो एक ऐसा क्राइम नहीं है कि जिसके अगेंस्ट आपको कोई पनिशमेंट या इस तरह की कोई चीज़ वो दे सकें। अलबत्ता आपको नोटिस या ईमेल या इस तरह की चीज़ ज़रूर आएगी कि यू हैव बीन सीन स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमिसेस, सो काइंडली अवॉइड इट इन द फ्यूचर एंड ऑल दैट ना। तो ये यस आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि क्योंकि हम कॉर्पोरेट कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और अगर हम लॉ की तरफ जाते हैं तो वो तो फिर लेबर लॉज और सोसाइटल इश्यूज और ये सारी कम्प्लेक्सिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। और मैम दूसरी चीज़ जो आप अभी बात कर रही थी कि वैल्यूज़ के ऊपर कोई नहीं लिया जा सकता, मेरी कंपनी में मैम जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, और ठीक हमारे है। सीईओ की बहुत सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं कि मतलब अगर हरासमेंट होती है कोई फीमेल के साथ उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन अगर आप ये थर्ड जेंडर के साथ करते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप फायर हैं, मतलब आपके साथ कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं होगी, आपने किया है नहीं किया वो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो ये वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है उमर। अब आप देखें इसमें, इसीलिए तो हम वैल्यूज को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, कि आप लेट सपोज अगर आपकी कोई कंपनी है ना, तो आप उसके ऊपर आप बड़ा प्राउडली प्रेजेंट करते हैं कि जी ये हमारी वैल्यू जो है ना, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ आवर कंपनी। और अगर इसमें मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को वो उसकी कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ की एग्जांपल देती होती हूँ कि उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, दे आर वेरी वेरी हॉस्पिटेबल टू यू। आप जब भी जाएंगे वो आपको इतने अच्छे तरीके से ग्रीट करते हैं, दे ड्रैग अ चेयर फॉर यू, आपको बिठाते हैं एंड दे आस्क यू मैम इफ यू वांट एनीथिंग, आर यू ओके, आर यू कंफर्टेबल इनफ, वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, एंड दे आर ऑलवेज विद अ स्माइली फेस। ठीक है, तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आपकी यूएमटी की वैल्यू एक ये है कि मैंने जो चीज़ यहाँ पे फील की है कि पीपल आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर। मतलब मैंने अगर समटाइम्स ऑफ टाइम के बाद भी, लेट्स सपोज मैंने 5:45 अगर किसी को कॉल कर दिया एंड दे आर अबाउट टू लीव एंड क्लोज देयर डेस्कटॉप एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने फिर भी मुझे कहा है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी आर देयर टू हेल्प यू, हम आपको पूरी चीज़ ये बता के जाएंगे, वरी नॉट अबाउट दैट। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये हर कंपनीज की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका कल्चर बनती चली जाती है। यस मैम, अभी जैसे आपने कॉफ़ी एंड टी की बात की थी मैम, तो एक आज से 2-3 साल पहले मैं गांजन स्मोक से आया था, तो वहाँ पे उन्होंने अब तो वो बहुत आराम से टेबल पे चीज़ें रखते हैं, पहले स्टार्ट में वो बहुत ज़ोरों से टेबल पे चीज़ें मारते थे। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये जी हमें हमें अब कहा गया है कि इंस्ट्रक्ट किया गया कि ये अनएथिकल है, तो अब आप इस तरह ना किया करें। एग्जैक्टली। तो इसी तरह होता है कि ये टाइम लगता है, आपकी जैसे जैसे कंपनी डेवलप होती है, टाइम गुजरता है, तो आपकी एथिकल वैल्यूज, आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती चली जाती हैं, और जितना लोगों ने टाइम गुजारा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उतना ही उनको उन वैल्यूज का नॉलेज भी होता है, और उतनी वो वैल्यूज उनके अंदर एक तरह से समाई होती हैं। ठीक है जी, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई टेक अ क्विज। अल्लाह करे कि सारी सिचुएशन जो है वो फेवरेबल हो, और आप सब लोगों की भी फैमिलीज में कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से सब खैर खैरियत रहे, और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं क्विज लूँगी आपके 4 चैप्टर्स का जो हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, सिर्फ 11 स्लाइड्स हैं इसकी, तो इसलिए इसको भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ साथ। ठीक है, तो आप लोगों की एक तरह से तैयारी हो जाएगी, इसकी एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा, एलएमएस के ऊपर ही अपलोड होगा, वही सॉल्व करके आपने सबमिट कराना होगा। आई विल स्टे विद यू ड्यूरिंग द क्विज। यस मैम। ठीक है जी, चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मैंने ड्यू टू ट्रैफिक इशू क्लास लेट ज्वाइन की थी, काइंडली अटेंडेंस मेरी मार्क कर दीजिएगा। अच्छा, अब्दुल गफ्फार आपने कब ज्वाइन की है क्लास?
सॉरी मैम। कब आपने ज्वाइन किया, कितनी अटेंड की आपने क्लास? हाफ अटेंड की होगी। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, मैंने आपको सेशन स्टार्ट कर दिया। और एनीवन एल्स, मुझे कोई मैसेज आया हो? एक्सक्यूज मी मैम, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है। मैम कुछ पूछ रही थी आप? मैम
आई थिंक मैम ने क्लास खत्म कर दिया। जो भी अगर कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव है तो एक दो मैम से पूछ ले।